Dear audience, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 21 of our module Global Marketing. This lecture is part 1 or part A of our chapter Developing New Products for Global Markets. Part B of this chapter will be discussed in our lecture number 22, which will be next lecture in the series. Before we proceed, let's have a look at what we discussed in our last lecture. We started our discussion with trademark and brand protection. Trademark की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि trademark could be anything, your logo, your brand name, your character, your color, even scents और sounds भी ये आजकल ट्रेडमार्क हो चुके हैं और बहुत सारी वायलेशंस हो रही हैं ट्रेडमार्क्स की. ट्रेडमार्क्स हाईजैक हो जाते हैं. बहुत सारे काउंटरफीटर्स हैं जो आपका ट्रेडमार्क्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स में ये बहुत प्रोलिफरेशन है इस चीज़ की कि आपके ट्रेडमार्क्स को वो हाईजैक कर लेते हैं. अब काउंटरफीट प्रोडक्ट्स वो बनाना शुरू कर देते हैं. कंपनीज लाइक नाइकी, एडिडास, सोनी, पैनासोनिक, एनर्जाइजर्स की बैटरियाँ, ये सारी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स को फेस कर रही हैं इन कंट्रीज़ में. दो के लॉज हैं कंट्रीज़ में जो वे ट्रेडमार्क से रिलेटेड हैं, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम. अगर आपका ब्रांड वहाँ पे रजिस्टर्ड ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. कोई और आपका ब्रांड रजिस्टर करा सकता है. सो आप अगर उस कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे आपको एंटर होने के लिए ज़रूरी है कि या तो आप उस पहले रजिस्टर्ड जिसने कराया उससे जाके ब्रांड परचेज़ करें या फिर आप अपना ब्रांड नेम चेंज करें. सो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू दिस ट्रेडमार्क्स के लॉ, जो डिफरेंट लॉज की वजह से. दैन हमने काउंटरफीट्स एंड पायरेसी के बारे में बात की थी. काउंटरफीट्स में हमने कहा था गुड्स यूजुअली ये काउंटरफीट्स हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं. बहुत सारी कंपनीज़ के गुड्स वो मर्चेंडाइज को काउंटरफीटर्स कॉपी कर लेते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो कि उनकी इक्विटी को यूज़ करते हुए उनकी ट्रस्ट को, उनके रेपुटेशन, उनके इमेज, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी परसीव्ड क्वालिटी, उनकी अवेयरनेस, उनकी एसोसिएशंस, उनकी रेपुटेशन, उनके इमेज, उनकी पर्सनैलिटी, उनके रिलेशनशिप्स, उनको यूज़ करते हुए बहुत सारी प्रोडक्ट्स काउंटरफीट्स बना के सेल की जाती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में. फार्मास्यूटिकल में हमने देखा कि ख़ासतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स लाइक ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना में फार्मास्यूटिकल काउंटरफीट्स हो रही हैं. वहाँ पे यह है कि 2 नंबर फार्मास्यूटिकल ख़ासतौर पर इंडिया में सेल की जाती है. नुकसान इसका ये है कि ब्रांड्स जिनकी वो कॉपीज़ हैं वो तो सफ़र करते ही हैं, कंज्यूमर भी सफ़र कर रहा है. बहुत डेंजरस है उनके लिए इस तरह की प्रोडक्ट्स को बाय करना. पायरेसी के ऊपर भी हमने थोड़ी सी बात की थी. पायरेसी के ऊपर जब हमने बात की थी हमने कहा था कि वर्क्स लाइक बुक्स, म्यूज़िक, मूवीज़, सॉफ्टवेयर ये पायरेसी की वजह से सफ़र करते हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि बुक्स की कॉपीज़ बना लेते हैं, प्रिंट्स निकाल के लोग सेल करते हैं. आप पाकिस्तान में देखें तो पायरेटेड वर्जन्स ऑफ द बुक्स 5-5 हज़ार की बुक आपको 100 रुपये की, 200 रुपये की यहाँ से मिल जाती है जो कि पायरेटेड होती है. दो के कंज्यूमर तो वहाँ बेनिफिट कर रहा है, लेकिन सेलर जिसकी वो सेलर एंड द ऑथर वगैरह वो सफ़र करते हैं, उन्हें रॉयल्टीज़ और फीस वगैरह नहीं मिलती. मूवीज़ का भी हमने देखा, मूवीज़ पायरेसी बहुत ज़्यादा है. ऑनलाइन आपको टॉरेंट्स की हेल्प से पायरेटेड मूवीज़ मिल जाती हैं. इसका नुकसान प्रोड्यूसर्स को भी होता है और इसका नुकसान वो स्टूडियो को भी होता है जो ओन कर रहा होता है मूवी के राइट्स को. और सिनेमाज़ वगैरह जो कि मूवीज़ को हम रन करते हैं, इनका इस पायरेसी का नुकसान उन सिनेमाज़ को भी होता है. दैन रिकॉर्ड म्यूज़िक की भी पायरेसी बहुत ज़्यादा है. आपको ये देखा होगा कि म्यूज़िक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं. डाउनलोड करने के बाद आपको म्यूज़िक फ्री आप सुन सकते हैं. यूजुअली आप फ्रेंड से भी डाउनलोड कर लेते हैं म्यूज़िक. ऑनलाइन पायरेसी बहुत ज़्यादा है. सॉफ्टवेयर की ख़ास तौर पे पायरेसी बहुत ज़्यादा है. स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर अगर आप देखें जैसे कि बिज़नेस सोल्यूशन से रिलेटेड है, MS वर्ड, MS ऑफिस जो है, ये आप
या विंडोज़ वगैरह आप देखें तो यूजली अब पायरेटेड ही यूज़ करते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड रुपीज़ की ये प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, आप वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स एंड डेवलपर्स ऑफ दीज गुड्स और उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ख़ासतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स में ये बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रीज़ हांगकॉन्ग, मलेशिया, यूक्रेन, इसराइल, एस्टोनिया, लेटविया, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पायरेसी है। यूक्रेन को तो पायरेसी कैपिटल माना जाता है यूरोप का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा म्यूज़िक की पायरेसी की जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की पायरेसी की वजह से बहुत सारे लॉस होता है कंट्रीज़ को। बिगेस्ट ऑफेंडर्स वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया वगैरह हैं जो कि बहुत ज़्यादा पायरेसी में ये इन्वॉल्व होते हैं। बट लॉज हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और किसी तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है इन पायरेसीज़ और काउंटरफीट्स को। देन हमने बात की थी पैकेजिंग एंड लेबलिंग की। पैकेजिंग एंड लेबलिंग में हमने डिस्कशन की थी कि पैकेजिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो कि ब्रांडिंग का है और प्रोडक्ट का है। एक्चुअली इसका फंक्शन कंटेनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है ताकि वो टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करे उस प्रोडक्ट को, क्लाइमेटिक कंडीशन से भी बचाता है और आपका प्रमोशनल मटेरियल के तौर पे भी आपकी पैकेजिंग यूज़ होती है। शेल्फ पे आपका बिलबोर्ड इफेक्ट क्रिएट करती है आपकी पैकेजिंग। पैकेजिंग लॉज भी यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं कि पैकेजिंग के ऊपर ब्रांड नेम मेंशन होना चाहिए, पैकेजिंग के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उन प्रोडक्ट के, साइज़ ऑफ द पैकेजिंग मेंशन हो, वेट ऑफ द प्रोडक्ट मेंशन हो और इनके हेल्पलाइंस भी मेंशन की जाती हैं। देन प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर का एड्रेस वगैरह भी मेंशन होना चाहिए। अब ये कंट्री टू कंट्री साइज़ ऑफ द पैकेजिंग बहुत चेंज होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूजुअली बड़े पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं बिकॉज दोज पीपल, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंज्यूमर होता है वो यूजुअली सेल्फ सर्विस करता है। वहाँ पे मर्चेंडाइज़र उठाता है पैकिंग जैसे कि आती है कंपनी की तरफ से उठा के शेल्फ पे रख देता है और यूजुअली कंज्यूमर वो बल्क में बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, एक यूनिट नहीं मल्टीपल यूनिट्स बाय करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंडीशन वहाँ पे नहीं है, गुर्बत इतनी नहीं है। यहाँ पे आप जाते हैं तो आप दूध के 1-2 डिब्बे बाय करते हैं 250 ml के, वहाँ पे बड़े कॉटन बाय किए जाए, वहाँ पे लीटर्स में बाय की जाती हैं चीज़ें। सो पाकिस्तान और इंडिया में आप जो मर्चेंडाइज़र है उसको ये नुकसान होता है कि यहाँ पे पैकिंग आएगी, उसको खोलेगा और देन यूनिट्स को उठा के वहाँ पे रखेगा और यहाँ पे सेल्फ सर्विस भी नहीं होता। यहाँ पे मर्चेंडाइज़र आपकी हेल्प करता है, आपको वो सेल कर रहा होता है, प्रोडक्ट्स शेल्फ से उठा के खुद दे रहा होता है। वहाँ पे US UK में बड़े रिटेलर्स में आप सेल्फ सर्विस होती है और पैकेजिंग वहाँ पे देन डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ड्यू टू द फैक्ट ऑफ लोअर वेजेस पाकिस्तान इंडिया की और उनकी हाई वेजेस हैं। स्पेसिफिकली पैकेजिंग डिसीजन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेप, साइज़, मटेरियल, कलर और टेक्स्ट की हैं। साइज़ भी हम बात कर चुके हैं, वो डिफ़र करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बाहर जो इकॉनमीज़, जो डेवलप्ड इकॉनमीज़, वहाँ पे बड़े साइज़ की पैकेजिंग प्रेफर की जाती हैं। वो नहीं चाहते कि बार बार रिटेल आउटलेट में जाएं और बाय करें प्रोडक्ट्स, वो 1 मंथ की 2 मंथ की इकट्ठी ही प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, मिडिल इनकम पीपल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोग यूनिट्स बाय करते हैं डेली, दूसरे तीसरे रोज़ वो रिटेल आउटलेट के चक्कर ये लगा रहे होते हैं। देन पैकेजेस जो है आई कैन आल्सो एज्यूम ऑलमोस्ट एनी शेप, largely depending on custom and tradition prevailing in each market. अब materials जो है पैकेजिंग का वो भी डिफ़र कर सकता है वाइडली। Americans prefer buying mayonnaise and mustard in clear plastic containers. Consumer in Germany and Switzerland buy these जो products and tubes. Cans are the customary material in which to package beer in United States, whereas most European consumer prefer ग्लास बोटल्स बियर की। अब ये डिफ़र करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सो आप पैकेजिंग का कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन रिलेटेड टू मटेरियल ऑफ द पैकेजिंग डिपेंड्स ऑन द कंट्री जिसमें आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। देन कलर एंड टेक्स्ट ऑफ द पैकेजिंग, ये भी इंटीग्रेटेड आपकी प्रोमोशनल स्ट्रेटजी से होता है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टेलरिंग होता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि कलर के मीनिंग कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। कलर वाइट इज़ पार्ट ऑफ वेडिंग इन यूरोप बट वाइट इज़ पार्ट ऑफ फ्यूनरल्स इन इंडिया। सो कंट्री टू कंट्री कलर ऑफ द मीनिंग, कलर्स का मीनिंग चेंज होता है। सो आपकी पैकेजिंग जो कलर यूज़ करेगी उसको बहुत ये अंडर कंसिडर करना होगा।
कि कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली ब्रांडेड कलर आप यूज़ करते हैं जो ब्रांड का आपका कलर होगा। एरियल का कलर ब्रांड का ग्रीन है, तो ग्रीन मटेरियल और ग्रीन कलर की पैकेजिंग वो यूजुअली यूज़ करते हैं। और इसका फ़ायदा ये एक बिल बोर्ड इफेक्ट क्रिएट करता है। आप ग्रीन कलर के डिटर्जेंट दूर से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये एरियल है। सर्फ एक्सेल की अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर की पैकेजिंग है, टाइड की देखें तो ऑरेंज कलर की पैकेजिंग है। सो डालडा का आप देखें तो येलो कलर की उसकी कंटेनर है। सो दूर से आपको देखते ही वो बिल बोर्ड का इफेक्ट क्रिएट करती है और आपको पता चल जाता है कि वो पैकेजिंग किस प्रोडक्ट की, किस ब्रांड की है। सो अब क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग यूज़ की जाए या अडेप्टेशन की जाए। अब यूजुअली कंट्रीज ब्रांड्स स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग यूज़ करने पे मजबूर होते हैं, बिकॉज यूरोप जैसे और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में पीपल फ्रीक्वेंटली ट्रैवल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वहाँ पे, नेबरहुड में दूसरे कंट्रीज़ में जाना होता है। तो अगर एक ब्रांड येलो कलर की पैकेजिंग में है यूके में और फ्रांस में वो उस कलर पैकेजिंग ग्रीन हो जाती है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कंज्यूमर जो इंग्लैंड से या यूरोप से यूके से ट्रैवल करके फ्रांस जाएगा वो येलो कलर की पैकेजिंग सर्च कर रहा होगा, जबकि वहाँ पे वो पैकेजिंग ग्रीन या ब्लू कलर में उसे मिलेगी। सो कंपनीज ये करती हैं, फर्म्स ये करती हैं कि वो स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग रखती हैं, स्टैंडर्डाइज कलर्स रखती हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जैसे कलर एक कंट्री में एक रीजन में है वैसे ही दूसरे रीजन में है। आप टाइड की एग्जांपल ले लें, टाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही कलर येलो एंड या ऑरेंज एंड वाइट कलर यूज़ कर रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस है। कस्टमर्स उसको पहचानते हैं फ्रॉम सिंस बिगिनिंग ऑफ द जो उस ब्रांड की जहाँ जब उसको बनाया गया था वो इस कलर को यूज़ करता आ रहा है। देन पैकेजिंग में आपको ये भी देखना है कि आप जो टेक्स्ट उस पर हो वो किसी से बहुत सैक्रेड ना हो। सऊदी अरेबिया में जो पैकेजिंग CD रोम्स की लॉन्च की है कंपनी ने, उसने देखा कि उसके ऊपर सऊदी अरेबियन फ्लैग उन्होंने पेस्ट किया जो बहुत सैक्रेड था, उस पर कलमा लिखा हुआ था सऊदी अरेबियन फ्लैग के ऊपर, जो कि लोग देन उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते थे, उस प्रोडक्ट को डिस्पोज करना उनके लिए प्रॉब्लम हो गया था। सो इस तरह की कंसिडरेशन आपको देखनी पड़ेगी। देन हमने मार्केटिंग सर्विसेज ग्लोबली देखा था। मार्केटिंग की हमने जब बात की थी हमने कहा था कि मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था सर्विसेज प्रोडक्ट से डिफरेंट होती हैं। ये इंटेंजिबल होती हैं, दैट मीन्स कांट बी स्टोर, कांट बी टच, स्मेल्ड एंड फेल्ट बिफोर द कंजम्पशन। ये पेरिशेबल होती हैं, यानी कि सर्विसेज आप पेरिश हो जाती हैं। अगर आपने कॉन्सर्ट म्यूज़िक अटेंड करना है तो वो उस टाइम पे पहुंचे आप म्यूज़िक कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे, वरना वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आप सुन नहीं सकेंगे। देन ये इनसेपरेबल होती हैं। सर्विस प्रोवाइडर के साथ सर्विस आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है सर्विस आपको नहीं मिलेगी। आप अपने बाल कटाने हैं किसी एक बार्बर से तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, देन वो आपके बाल काटेगा, और जैसे वो बाल काटेगा कोई और उस तरह की सर्विस में भी ना प्रोवाइड कर सके। आपने राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट सुनना है, गाना सुनना है तो राहत फ़तेह अली खान की ही आवाज़ में सुना जा सकता है, उसके कॉन्सर्ट को अटेंड करके सुना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सर्ट आतिफ असलम का सुने और राहत फ़तेह अली खान की आप गाने और आवाज़ आप उससे सुने। सो ये सेपरेबल नहीं होता फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। देन ये इंटेजिबल, पेरिशेबल एंड वेरिएबल भी होता है, यानी कि सर्विसेज एक सी नहीं रहती। आज जैसा कि आपको एक्सपीरियंस हुआ किसी होटल में, मे बी वो डिफरेंट हो, जो कि आपको 2 हफ्ते बाद एक्सपीरियंस होगा। ये सारी कंसिडरेशन आपको देखनी पड़ती है। बिजनेस सर्विसेज यूजुअली हम बात की थी बिजनेस सर्विसेज की, ये यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि ये अडाप्टेड की जाती हैं। ये जैसा कि आप डोमेस्टिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यही आप सर्विस आप बाहर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप सिटी बैंक की हमने एग्जांपल ली थी। बहुत सारे बैंक्स जो कि US या यूरोप के हैं वो बाहर भी वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे कि वो अपने कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने सर्विसेज फॉर कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड को एक्सप्लेन किया था कि मार्केटिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर अब्रॉड टर्न्स आउट टू बी more difficult than marketing businesses services for the business, because consumer usually businesses operations जो है ना all over the world same होते हैं। जैसे अकाउंटिंग फर्म पाकिस्तान में काम कर रही है वैसी अकाउंटिंग फर्म किसी और कंट्री में भी काम कर रही होगी, बट कंज्यूमर की लिविंग स्टैंडर्ड्स, कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सो कंज्यूमर के जो पैटर्न्स ऑफ लिविंग है उसके बेस पे आपको सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। कस्टमर के कल्चर को और उसके सर्विस एक्सपीरियंस को अडेप्ट करना पड़ेगा टू द कस्टमर नीड्स, वांट्स या कस्टमर के लिविंग
कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। दैन कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जापान में जैसी एक्सपेक्टेशन सर्विसेज एक्सपेक्ट की जाती हैं वैसी यूएस में नहीं होंगी, जैसी यूरोप में की जाती हैं वैसी एशिया में बहुत सारे रीजन में वैसी एक्सपेक्टेड नहीं होती सर्विसेज। दैन वेटिंग एक्सपीरियंस की हमने बात की थी कि कंट्री टू कंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स टाइम वेरी करता है। अगर यूरोप में लोग हैं वो खाना खाते हुए रेस्टोरेंट्स पे वेट कर सकते हैं और प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन अमेरिकन वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते खाने पे। दे ट्रीट टाइम एज कमोडिटी अवेलेबल थिंग के तौर पे उस टाइम को ट्रीट करते हैं। सो वहाँ पे एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी है यूएसए सिटीज़न के लिए या यूएसए के कस्टमर के लिए वो डिफ़र हो करेगी दैन सर्विसेज जो कि आप प्रोवाइड करेंगे यूरोपियंस को। दैन सर्विस पर्सनल कैसे एक्ट करते हैं ये कंट्री टू कंट्री ये भी थोड़ा सा वेरी करते हैं। लाइक इन इजिप्ट इंग्लिश स्पीकिंग सर्विस पर्सनल आपको नहीं मिलते, क्योंकि यूजुअली इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स, इंग्लिश स्पीकिंग जो ख़वातीन हैं वो अपर क्लास से तल्लुक़ रखती हैं और वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वो काम करती हुई आपको नज़र नहीं आएंगी। बट इन यूएस में आपको इंग्लिश स्पीकिंग ही सारा कल्चर है, वो लो है या हाई है, तमाम आपको इंग्लिश ही स्पीक करते हुए नज़र आएंगी। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये एक प्रॉब्लम होता है। देन ग्लोबल हमने वारंटी एंड सर्विस पॉलिसीज़ की बात की थी कि कंट्री टू कंट्री वारंटी और सर्विस पॉलिसीज़ भी वेरी करती हैं। अब प्रोडक्ट वारंटीज़ को समटाइम्स स्टैंडर्डाइज होती हैं, समटाइम्स अडेप्ट करना पड़ता है, ये इस तरह की भी हमने बात की थी। दैन प्रोडक्ट सर्विसेज, ग्लोबल प्रोडक्ट सर्विस की भी हमने बात की थी कि कैसे सर्विस करते हैं प्रोडक्ट, ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब देन हम मैनेजिंग ग्लोबल प्रोडक्ट लाइन पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि समटाइम्स आप एक ही लाइन जो है ना एज इट इज़ उठा के किसी और कंट्री में लॉन्च कर देते हैं। प्रोडक्ट लाइन की डिस्कशन में हमने बात की, प्रोडक्ट लाइन होता क्या है, कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्ट बना रही होती है, देन ये आइटम्स को ग्रुप करती है इन टर्म्स ऑफ सिमिलरिटी। अब इस एक ग्रुप को आप किसी एक ग्रुप को आप प्रोडक्ट लाइन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल P&G की एक लाइन है ब्यूटी सोप की, P&G की एक लाइन है लिक्विड डिटर्जेंट्स की, P&G की एक लाइन है टूथपेस्ट की। सो ये तीनों थिंग्स 3 डिफरेंट लाइंस कंस्टिट्यूट करती हैं। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक लाइन बनानी है, उसको प्रोडक्शन का द वे इट इज़ प्रोड्यूस, द वे इट इज़ सोल्ड, द वे इट इज़ कंज्यूम, द प्राइस वगैरह स्टोर्ड एक्सेट्रा, ये सारी सिमिलरिटी की बेस पे आप कोई एक लाइन डिसाइड करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात की थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने कहा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफरेंट स्टेजेस की पे होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये एक पैटर्न्स हैं जहाँ से कि प्रोडक्ट इन इट्स लाइफ टाइम मूव करती है। अब कंज्यूमर गुड्स में ये हो सकता है कि आप एक कंट्री में इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट तो दूसरे कंट्री में मैच्योरिटी में या डिक्लाइन में हो सकती है। यूजुअली कंज्यूमर गुड्स में होता भी है कि एक प्रोडक्ट जो कि किसी एक कंट्री में डिक्लाइन में हो जाती है, आप दूसरे कंट्री में मार्केट में उसे लॉन्च कर देते हैं। बट इंडस्ट्री इस गुड्स में जो कि बहुत टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड एंड हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एवरी डे कोई रेवोल्यूशन आ रहा होता है, एवरी 1 मंथ न्यू मॉडल्स आ रहे होते हैं। वहाँ पे ज़रूरी है कि आप ऑल ओवर द ग्लोब साइमल्टेनियसली उसको लॉन्च कीजिए। ऐसा ना हो कि अगर आप एक कंट्री में उसे लॉन्च करते हैं तो दूसरी कंट्री में आपका राइवल उसको कॉपी करके लॉन्च कर दे और आप से अपॉर्चुनिटी वो निकल जाए आपके हाथ से और आप वहाँ पे लॉन्च उसे ना कर सकें। ये हमारे लास्ट चैप्टर की समरी थी। आज का चैप्टर हम देख लेते हैं उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारा न्यू चैप्टर जो है इट इज़ अबाउट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट अमंग 5 स्ट्रेटजिक ऑप्शंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इनटू फॉरेन मार्केट्स। आप ये देखेंगे कि कौन से स्ट्रेटजिक ऑप्शंस हैं और कैसे हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट किसी फॉरेन मार्केट्स की, कौन से ऑप्शन यूज़ करके हम फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट अपनी इंट्रोड्यूस कराएं। देन यू शुड बी एबल टू डिफाइन modularity and explain its impact on global product development. You should be able to compare and contrast the product development roles played by multinational firms headquarters and role played by its subsidiaries. Headquarter का क्या रोल होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या उसकी सब्सिडीज़ का क्या रोल होता है, कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे हम। देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीड मार्केट्स एंड नोट दैट
देयर इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप ये भी देखेंगे। You should be able to describe how companies may access new products by purchasing research and development or by importing products from other firm। आप ये देखेंगे कैसे न्यू प्रोडक्ट्स की रिसर्च को परचेज किया जा सकता है और डेवलप किया जा सकता है by importing products from other firm। Then you should be able to discuss the use of acquisition, joint ventures and alliances for purpose of product development। कैसे acquisition, joint ventures और alliances को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। Then you should be able to explain the process of introducing new products to global markets, including concept testing, test marketing and timing of न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और आफ्टर वी विल मेक श्योर कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर आउटलाइन देख लेते हैं। हमारा चैप्टर डिफरेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेगा, जिसमें इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इनटू फॉरेन मार्केट्स होगा, जिसमें हम ऑप्शंस देखेंगे, सेवरल ऑप्शंस के जो हम यूटिलाइज कर सकेंगे टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स इनटू फॉरेन मार्केट्स। देन डेवलपिंग अ ग्लोबल प्रोडक्ट, क्या हम वे है कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस फॉर ग्लोबल मार्केट्स को हम देखेंगे, जिसमें हम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेड ऑफिस स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लीड मार्केट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखेंगे। द रोल ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखेंगे। परचेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ को डिस्कस किया जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टिंग एज अ सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के, कैसे इम्पोर्टिंग सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स है। एक्विजिशन एज अ रूट टू न्यू प्रोडक्ट्स, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। देन जॉइंट वेंचर एज अ सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इस पे बात होगी। अलायंसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, इस पे भी हम इसको क्रिटिकली डिस्कस करेंगे। देन हम इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, जिसमें हम कंसेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग, टाइमिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। So before we proceed in detail discussion जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है फॉर फॉरेन मार्केट्स, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम बात कर लें प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरह की जाती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप किस तरह की जाती है। कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ कम्प्लेक्स जॉब। आपको स्टार्ट करना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले आइडिया जनरेशन से, कि आपको जनरेट करना पड़ता है आइडिया अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। अब आइडिया जनरेशन कैसे की जाए? यूजुअली आप किसी अनफुलफिल नीड को देखते हैं, कौन से मार्केट्स गैप्स हैं उनको देखते हैं, उसके बाद आप उस गैप्स को फिल करने के लिए ऑप्शंस को देखते हैं। डिफरेंट गैप्स को आप देखेंगे, क्या क्या हम गैप्स फिल कर सकते हैं और कैसे फिल कर सकते हैं। उन ऑप्शंस को देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देन ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यूजुअली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम इसको कहते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का है कि कोई प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी है जो कि कस्टमर फेस कर रहा है। वो कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है और बिजनेस कस्टमर भी हो सकता है। आपने जब देखा देयर मार्केट्स गैप्स हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, देन आपको कंसेप्ट जनरेट करना है। कंसेप्ट जनरेशन जो है, दिस इज़ द आइडिया टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो फाइंड कर लिया आपने, अब आपने आइडिया जनरेट करना है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे, डिफरेंट वेज होंगे। कंसेप्ट जनरेशन में आप बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेवरल कंसेप्ट्स आप डेवलप करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं। अब इसमें से कौन सा कंसेप्ट सेलेक्ट किया जाए, ये एक टफ क्वेश्चन होता है जो कि आंसर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट एवेल्युएशन एंड टेस्टिंग। आप सारे कंसेप्ट जितने भी आपने जनरेट किए हैं, अब आप रिगरसली उनको एवेल्युएट करेंगे। आप देखेंगे कौन सा कंसेप्ट अच्छा है और कौन सा कंसेप्ट बुरा है। समटाइम्स इसमें आप कस्टमर्स कंज्यूमर्स की भी हेल्प ले लेते हैं आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप स्कोरिंग के डिफरेंट मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करते हैं। समटाइम्स आप क्रूड प्रोटोटाइप को डिस्प्ले करते हैं जो कस्टमर को दिखाते हैं एंड उनकी ओपिनियन लेते हैं। सो कंसेप्ट टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम जो कस्टमर फेस करें। कंसेप्ट टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन में जो कंसेप्ट पास होते हैं वो मूव करते हैं प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट का फेज़ होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेज़ पे वो जो कंसेप्ट्स जाते हैं वो
वो कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आपने टेस्ट किए, कॉन्सेप्ट एवेलुएट किए और पास किए। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हो सकता है मोर देन वन आप प्रोडक्ट डेवलप करें, यहाँ पे भी आप टेस्टिंग करते हैं, आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, अल्फ़ा टेस्ट होता है, बीटा टेस्ट होता है, गैमा टेस्ट होता है, सेवरल टेस्ट आप लगाते हैं। देन आप उनकी समटाइम्स आप कस्टमर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, चेक करते हैं विच इज़ गुड विच इज़ बैड समटाइम। देन आप टेस्ट मार्केटिंग उनकी करते हैं, टेस्ट मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट स्टोर्स में, सिमुलेशन के हेल्प से भी ये करते हैं आप, और उस पर टेस्ट करते हैं। देन अगर ये टेस्ट पे पास होता है देन इसकी कमर्शलाइजेशन होती है। अगर कमर्शलाइजेशन बिफोर टेस्टिंग विदाउट टेस्टिंग करेंगे आप तो रिस्क होता है, टेस्ट मार्केटिंग कॉस्ट इंटेल करता है, इस पर कॉस्ट लगती है, लेकिन यह है कि रिस्क को एटलीस्ट सबसे ज़्यादा जो समटाइम्स एक्सपेंस लगता है वो मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट होता है, जिसमें आप एडवर्टाइज करते हैं, उसको आप डेवलप करके उसको मैन्युफैक्चर करके आप लॉन्च करते हैं सेवरल मार्केट्स में, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्टाफ हायरिंग होती है, पेटेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी प्रमोशन होती है, सेलिंग एक्सेट्रा एवरीथिंग होती है। सो आपको वो टफ जो है ना डिसीजन विदाउट प्रोडक्ट टेस्ट मार्केटिंग आप नहीं करते और ना ही करने चाहिए। सो आप ऐसा करते हैं कि आप टेस्ट उसकी करके मार्केटिंग की देन उसे आप लॉन्च करते हैं। कमर्शलाइजेशन आखिरी फेस होता है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्टेज होती है। सो दिस इज़ रफली अ वे टू develop a product and launch it commercially. So न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन में जो सोर्सेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ आते हैं, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आइडियाज़ आ सकते हैं हेड ऑफिस से, आपके आइडियाज़ आ सकते हैं या उसके सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जहाँ से न्यू डेवलपमेंट आ सकती है, लीड मार्केट से, सब्सिडरी से, परचेजिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हो सकता है, इम्पोर्टिंग न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, अलायंस या कंसोर्शिया से आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिज़ाइन के आइडियाज़ और सॉल्यूशंस आ सकते हैं। देन स्ट्रेटजिक ऑप्शंस आपके पास एक्सटेंशन, अडैप्टेशन, इन्वेंशन, स्ट्रेटेजाइजेशन एंड ग्लोबल प्रोडक्ट्स के होते हैं। एनालिटिक डायमेंशंस जो आप फेस करते हैं वो न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन जो फेस करता है वो प्रोडक्ट फंक्शन एंड नीड सेटिस्फेक्शन के होते हैं, कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट यूज़ एंड एबिलिटी टू बाय वगैरह होते हैं। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे करते हैं, विद बिफोर आपको सारा मैंने एक प्रोसेस बताया है उसकी हेल्प से करते हैं, जिसमें कंसेप्ट जनरेशन, कंसेप्ट टेस्टिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है, कंसेप्ट जनरेशन होता है, देन कंसेप्ट टेस्टिंग होता है कंसेप्ट एवेलुएशन के साथ, देन आप टेस्ट मार्केटिंग उसकी करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, देन आप उसकी लॉन्च करते हैं, जिसमें टाइमिंग, कंट्री सिलेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं। न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन एक कम्प्लेक्स थिंग है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। सो आपको वेरियस वेरिएबल्स को कंसिडर करके आपने लॉन्च करना होता है अपनी प्रोडक्ट्स को। इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इनटू फॉरेन मार्केट्स ट्रेडिशनली जो है एक कंपनी फॉलो करती है वन ऑफ द 3 बेसिक स्ट्रेटजीज व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इनटू फॉरेन मार्केट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कैन परस्यू एन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी कंपनी फॉलो कर सकती है। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी में होता क्या है, इट मीन्स के अडॉप्टिंग द सेम अप्रोच एज इन होम मार्केट। जैसे कि वो मार्केट करती है प्रोडक्ट को अपने होम कंट्री में, वैसे ही वो मार्केट करेगी प्रोडक्ट को, एक्सटेंड करेगी अपनी मार्केटिंग को टू अदर कंट्रीज। एक और जो ऑप्शन है वो है अडेप्टेशन की पॉलिसी। अडेप्टेशन की पॉलिसी में क्या होता है, इसमें कंपनी मेक्स सम चेंजेस टू फिट द न्यू मार्केट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे कंपनी चेंजिंग्स लेकर आती है, सम उसमें मॉडिफिकेशंस लेकर आती है प्रोडक्ट में या उसकी मार्केटिंग प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ मार्केट जिसमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। व्हेन एन इंटायरली न्यू अप्रोच इज रिक्वायर्ड, वहाँ पे कंपनी अडॉप्ट कर सकती है इन्वेंशन स्ट्रेटजी। इन्वेंशन स्ट्रेटजी में आप इन्वेंट करते हैं, टोटली न्यू प्रोडक्ट के साथ आते हैं फॉर द मार्केट। अब 3 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, ये फर्दर हम रिफाइन करते हैं इनटू 5 डिफरेंट ऑप्शंस जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ये है प्रोडक्ट एक्सटेंशन
communication extension. Product extension, communication extension is our option number 1 जो कोई भी कंपनी यूज़ कर सकती है. इसमें क्या होता है, one extension strategy calls for marketing a standardized product with the same communication strategy across the globe. इसमें यह होता है कि आपकी प्रोडक्ट भी सेम रहती है जो कि आप ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है जिससे आप उसकी पोजीशनिंग डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट पोजीशनिंग होगी, पॉइंट्स ऑफ पेरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जिस वे से आप सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन जो कंपेटिटर्स के साथ अपने प्रोडक्ट के क्रिएट करते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगी. कम्युनिकेशन उस प्रोडक्ट की ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगी और प्रोडक्ट खुद भी वो सेम होगी जैसे कि आपकी होम कंट्री की है. अगरचे ये जो स्ट्रेटजी है it has attracted considerable attention because of its cost effectiveness. It is rarely feasible for consumer products. सस्ती है, यहाँ पे आपको कॉस्ट नहीं लगती क्योंकि आप सेम एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो दिखा रहे होते हैं और सेम प्रोडक्ट होती है, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, फिजिबल नहीं है कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड. फ्यू एक्सेप्शन जो कि इंक्लूड कंपनीज इन दिस रिगार्ड आर सॉफ्टवेयर ड्रिंक कंपनी, सॉफ्टवेयर ड्रिंक इंडस्ट्री, वो आप लॉन्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी. सम लग्जरी गुड फर्म्स जो हैं वो भी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विद अ ग्रेटर होमोजेनिटी ऑफ बायर्स इंटरनेशनली ऑफर अ समवट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्ट्रेटजी. जो कि इंडस्ट्रियल गुड्स हैं लाइक जनरेटर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल बड़ी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि B2B में यूज़ होती हैं मार्केटिंग में, वहाँ पे ये यूज़ की जा सकती है स्ट्रेटजी जो कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन की है. लेकिन यहाँ पे भी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इज़ फार फ्रॉम द नॉर्म. ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये फॉलो ऐसा हर जगह नहीं किया जाता, लेकिन आप कर सकते हैं ये फॉलो. अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो इस स्ट्रेटजी की है ये शुडंट बी अंडर एस्टिमेटेड, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया करना चाहिए. हाउएवर प्रोडक्ट अडेप्टेशन इंटेल एडिशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड टूलिंग कॉस्ट. जब आप अडेप्ट कर रहे हैं, दो के प्रोडक्ट अडेप्टेशन के से आपके चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट सेल इजीली होगी, ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा कंज्यूमर बाय करेंगे, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज़ कर जाएगी, आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ क्योंकि कर जाएगी. सो एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएंट जो है किसी भी प्रोडक्ट का वो हमेशा चीप होता है, उसके जो सर्विस है वो भी करना इजी होगी बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम प्रोसेसेस हैं, उसकी कम्युनिकेशन भी करना थोड़ा सा इजी होगा. अब जो प्रोडक्ट अडेप्टेशन है, they do not allow economies of scale to the extent possible under an extension strategy. आपको याद है economies of scale के ऊपर हम बार बार बात करते हैं. economies of scale is producing large number of units of a good, जिससे standard goods होंगी, और large number of units produce करने से क्या होगा, आपकी प्राइस, आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगी. पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होने से उस प्रोडक्ट की प्राइस भी हम कम कर सकते हैं, हाई मार्जिन भी अर्न करने के हमारे चांसेस होंगे. अभी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी में पॉसिबल है, अडेप्टेशन स्ट्रेटजी में पॉसिबल इतना नहीं है. Then saving can also be realized from creation of a single communication strategy. However, international marketers should consider the anticipated impact on demand in foreign market if the product is not fully suited to local taste of प्रेफरेंसेस. दो के हम अगर कम्युनिकेशन प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूज़ करेंगे, पोजीशनिंग उसकी सेम क्रिएट करेंगे, एक ही एडवर्टीजमेंट जैसे कि माउंटेन ड्यू की एडवर्टीजमेंट आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम ही होती है, पोजीशनिंग सेम ही है, टेस्ट भी सेम है, पैकेजिंग भी सेम है. फ़ायदा ये है कि बहुत सारी सेविंग्स है, हमें कॉस्ट सेव हो सकती है. लेकिन ये भी आपको देखना है कि लोकल टेस्ट और लोकल प्रेफरेंसेस, लोकल कस्टम्स, लोकल जो उसके नॉर्म्स है उसको नहीं भूलना. उसको प्रोडक्ट अगर जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं नॉर्म्स, तो प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी. स्टैंडर्डाइज्ड या एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन वर्क नहीं करेगी. पास्ट एक्सपीरियंस है उसने ये दिखाया है कि रिजिडली इन्फोर्सिंग अ प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन पॉलिसी ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है. एंड सच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड ओनली इफ द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फंक्शन, कस्टमर नीड, यूज कंडीशन एंड एबिलिटी टू बाय आर मेट. ये उसी वक्त यूज़ की जा सकती है जब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है बिटवीन होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री में. अगर ऐसा नहीं है तो देन आपको अडेप्टेशन करनी
पड़ेगी। अगर अडेप्टेशन नहीं करते तो डिजास्टर होगा, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, सेल नहीं होगी और आपको लॉसेस सफर करने पड़ेंगे। ऑप्शन 2 इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एडेप्शन स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे when reasons for buying a product differ from country to country but use conditions and standards remain identical, the same product can be marketed but with a change in communication strategy। अब यहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट की बाय करने के रीजंस डिफर करते हैं, आप चाहे जिस पर्पस के लिए पी रहे हैं पाकिस्तान में और चाहे जिस पर्पस के लिए पी जा रही है यूके में, अगर डिफरेंट करती है तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन और पोजीशनिंग में चेंज लाने की ज़रूरत है। उस प्रोडक्ट की जो आप पर्सनैलिटी या क्रिएट करेंगे, उसकी पोजीशनिंग जो क्रिएट करेंगे, उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। क्यों चेंज लाने की ज़रूरत है? क्योंकि यूज़ कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड्स आइडेंटिकल है, सेम प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड बोथ कंट्रीज बट कम्युनिकेशन उसकी जो है उसमें चेंज लाना है। एग्जाम्पल इसकी देखें, ये फाउंड आप यू कैन फाउंड द एग्जाम्पल्स बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग में। अब कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया में बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, बट इन कंट्रीज लाइक यूएसए ये बाइक्स एंड मोटरसाइकिल्स जो है, जो बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल है लेयर एक्टिविटी के लिए, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। अब प्रोडक्ट तो आप सेम रखेंगे सारे कंट्रीज में, लेकिन द पोजीशनिंग जैसे उसकी करेंगे, कम्युनिकेशन जो आप उसकी करेंगे वो डिफरेंट होगी। अब ये स्ट्रेटजी क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप सेम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन अडेप्टेशन जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। आपकी एक तो सेविंग होती है बाय प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि आप एक्सटेंशन कर रहे हैं आप प्रोडक्ट की, और दूसरी सेविंग आपको ये हो रही है कि कम्युनिकेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। सो आप यहाँ पे टेलर नहीं कर रहे प्रोडक्ट को लोकल मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंगली। अब ईस्टर्न यूरोप में टोबैको कंपनीज जो हैं उन्हें बहुत सक्सेस मिली बाय डेवलपिंग लोकल ब्रांड्स जो कि अपील करते हैं नेशनल प्राइड को। ये ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ पे अब प्रोडक्ट जो है बेसिकली सेम थी इन कंट्रीज में, कोई चेंजिंग उसमें नहीं लेकर आए, बट जो ब्रांड्स की कम्युनिकेशन थी वो लोकल कंट्रीज से रिलेटेड की थी, वो अडेप्ट की गई। इसमें ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो है उसने सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर किया। पोलिश मार्केट का अपने खास तौर पर ब्रांड जैन 3 सबर्स्की के नाम से इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया, जो कि पॉलिश बहुत एक पॉपुलर फिगर है उसके नेम को यूज़ करते हुए। अब प्रोडक्ट वेरी सेम थी जो कि बाकी कंट्रीज़ में वो लॉन्च कर रहे थे, बट कम्युनिकेशन उन्होंने थोड़ी सी चेंज की, अपनी ब्रांड नेम चेंज किया, पोजीशनिंग उसकी चेंज की। आरजे रेनॉल्ड्स इक्वली सक्सेसफुल था रशिया में अपने ब्रांड पीटर 1 के साथ, जिसने कब कैप्चर किया 18% ऑफ द मार्केट शेयर। अब वहाँ पे भी टोबैको जो सिगरेट्स वगैरह थे सेम सिगरेट्स थे, कुछ भी उसमें चेंज नहीं था। प्रोडक्ट वाज एक्सटेंडेड इन दीज कंट्रीज फ्रॉम होम कंट्री, बट अडेप्टेशन किस में लेकर आए? अडेप्टेशन ये अपने प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन में लेकर आए। थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है जो कि इंटरनेशनल मार्केटियर्स या ग्लोबल मार्केटियर्स के पास है, इज प्रोडक्ट अडेप्टेशन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन के। अब इसमें क्या होता है, आप प्रोडक्ट में कंट्री टू कंट्री चेंज लेकर आते हैं, लेकिन उसकी पोजीशनिंग आप सेम रखते हैं, कम्युनिकेशन उसका वैसे ही रखते हैं जैसे कि आप आपके होम कंट्री में या किसी भी कंट्री में उस प्रोडक्ट का होता है। सो प्रोडक्ट अडेप्टेशन में दिस स्ट्रेटजी इज अप्रोप्रिएट व्हेन फिजिकल इवेंट सराउंडिंग प्रोडक्ट यूज वेरीज बट द सोशियो कल्चरल इवेंट इन द सेम इज, जो कि प्रोडक्ट यूज से रिलेटेड है वो सेम है कंपनी के होम मार्केट में और जिस कंट्री में वो लॉन्च करने जा रहे हैं उस कंट्री के। अगरचे आप जो एक प्रोडक्ट में चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, वो कॉस्टली होगी, और चेंजिंग्स कम्युनिकेशन अप्रोच में जो है वो भी थोड़ी सी आएंगी। कंपनी विल फॉलो दिस कोर्स व्हेन प्रोडक्ट अदरवाइज मे नॉट सेल इन फॉरेन मार्केट। अगर आप उसमें कम्युनिकेशन को एक्सटेंड नहीं करते और प्रोडक्ट को अडेप्ट नहीं करते तो प्रोडक्ट में भी सेल ना हो, वहाँ पे आप
प्रोडक्ट में अडेप्टेशन लेकर आएंगे. इन सम केसेस प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस आर चेंज्ड विदाउट कंज्यूमर्स नोइंग इट, as with detergents and gasoline, so that product can function under different environmental circumstances. क्योंकि टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंसिडरेशंस वो चेंज होती हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेंज होता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो मे भी आप प्रोडक्ट्स में चेंज लेकर आएँ, प्रोडक्ट्स की फार्मूलेशन में चेंज लेकर आए. लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि वो चेंजिंग्स आप कंज्यूमर को कम्युनिकेट करेंगे, कंज्यूमर को वो चेंजिंग्स कम्युनिकेट की जाए. आप कम्युनिकेशन वैसे ही रखेंगे जैसे कि किसी भी कंट्री में आप प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करें. ऑप्शन नंबर 4 जो है, जो कि आपकी आप यूज़ कर सकते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में, वो है प्रोडक्ट एडेप्टेशन एंड कम्युनिकेशंस एडेप्टेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रेटजी ये ऑफ ड्यूल एडेप्टेशन की है, विच इज़ जनरली फेवर्ड बाय फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन बोथ यूज कंडीशन एंड सोशियो कल्चरल कंसर्न्स वेरी अमंग मार्केट्स. जब जिस प्रोडक्ट को यूज़ करने के तरीके भी वेरी कर रहे हैं और कल्चरल कंसर्न भी बहुत डिफरेंट है कंट्री टू कंट्री. एक मैन्युफैक्चरर ऑफ processed soup may vary its product on the basis of cultural taste as well as market norms. अब वहाँ पे क्योंकि टेस्ट ऑफ पीपल वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड मार्केटिंग नॉर्म्स भी वेरी करती हैं, उसके सोशल नॉर्म्स भी वेरी करती हैं, कल्चर फैक्टर्स भी वेरी करते हैं, देन उसको एक कम्युनिकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट भी चेंज करनी पड़ेगी. इट माइट सेल condensed soup in some markets and powdered soup in others. So ये क्लाइमेट की बेस पे भी चेंजिंग्स अपनी प्रोडक्ट में लाएगा. अब ये जो मैन्युफैक्चरर है इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज भी चेंज होंगी, क्योंकि रोल ऑफ सूप जो है कल्चर टू कल्चर वेरी करता है. किसी कंट्री में इसको एज अ हेल्दी और वो लिया जाता है सब्स्टिट्यूट टू अदर फूड, और किसी कंट्री में फिलिंग मोर फिलिंग है वो कंसिडर करके उसको सेल किया जा सकता है. उस किसी कंट्री में कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एम्फेसाइज कर सकती है ऑन फैमिलीज ईटिंग टुगेदर, और अदर कंट्री में इट कैन एम्फेसाइज अ वे फॉर बिजी पीपल टू ईट ऑन run. To make this option profitable, however, foreign market or marketers need to be of sufficient volume to justify the cost of dual adaptation. यहाँ पे आपके पास इतनी प्रोडक्ट आपकी सेल हो सके, इतने प्रोडक्ट आपका रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि आप ड्यूल कॉस्ट जो कि आपकी इंक्रीज हो रही है एडेप्टेशन की इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज इन कम्युनिकेशन, वो किसी तरीके से कवर हो. ऑप्शन आपके पास जो नंबर 5 पे है, इट इज प्रोडक्ट इन्वेंशन. प्रोडक्ट इन्वेंशन क्या है कि व्हेन द एबिलिटी टू परचेज अ प्रोडक्ट इज जनरली वांटिंग, सम कंपनीज हैव elected to reinvent the product, usually by redesigning the original product to a lower level of complexity. यहाँ पे आप टोटली न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, टोटली रिफर्बिश करते हैं, न्यू ब्रांड न्यू उसके साथ वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट के साथ आते हैं. मेकिंग द रिजल्टिंग सब्सटेंशली चीपर प्रोडक्ट अवेलेबल लीड्स टू मोर परचेजेस. सम आप कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं जब प्रोडक्ट में, तो आप सिंपल वर्जन्स लेकर आते हैं जो कि चीप होते हैं. जब चीप आप वर्जन्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो आपकी समटाइम्स बहुत ज़्यादा लोग उसको परचेज करते हैं. इन रिस्पॉन्स टू द डिजायर ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज टू ओन देयर ओन टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, डच जो मल्टीनेशनल कंपनी है फिलिप्स ने, उसने ये किया कि उसने रीडिज़ाइन किया अपने इक्विपमेंट को और टूल्स को, ताकि वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम वर्ल्ड पूरेस्ट कंट्री को मीट कर सके, उसको फिल कर सके. Companies can also develop or invent entirely new products. बिल्कुल different और new products के साथ आ सकती हैं कंपनीज. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो ट्रम्पेट प्लेयर्स थे जापान के, उन्हें एक बड़ा प्रॉब्लम होता था कि जब वो प्रैक्टिस करते थे तो जापानीज हाउस, आपको पता है कि उनकी थिन वॉल्स होती हैं, बहुत बड़ी वॉल्स वाले या थिक वॉल्स वाले नहीं है, तो वहाँ पे ब्रास प्लेइंग पेन थी, इसको ख़ास तौर पे वो नहीं अलाउ कर रहे थे वो इसको. देन यामाहा ने इस अपॉर्चुनिटी को सीज किया और उन्होंने डेवलप किया इलेक्ट्रिक म्यूट दैट डेडन द साउंड to the outside world while allowing the player to listen through headphones. In the first 4 months Yamaha ने ऑलमोस्ट 13,000 यूनिट्स को सेल किया. अब ये क्या हुआ, टोटली न्यू प्रोडक्ट के साथ आए, जिसकी नीड वहाँ पे थी उसको वो
लेकर आए मार्केट में और अपनी प्रोडक्ट को सेल किया। सो 5 ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन अडैप्शन, प्रोडक्ट अडैप्शन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, प्रोडक्ट अडैप्शन कम्युनिकेशन अडैप्शन एंड प्रोडक्ट इन्वेंशन की कोई भी आप इनमें से स्ट्रेटजीज या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉरेन मार्केट में। लेट्स टॉक अबाउट डेवलपिंग अ ग्लोबल प्रोडक्ट। ग्लोबल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्म्स increasingly experiencing a pressure for cost reduction in order to remain competitive. सारी कंपनीज की गुड्स इक्वली हाई क्वालिटी होती जा रही हैं। अब जैसा कि टीवी बना रहे हैं सैमसंग वाले, वैसे टीवी ओरिएंट वाले भी बना रहे हैं और सिमिलर टीवी आपको एलजी का भी मिल रहा है, सोनी का भी मिल रहा है। ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजीज होती जा रही हैं, इनोवेशन कम होती जा रही है। अब कस्टमर टेक्नोलॉजी में तो अल्टरनेटिव उसे नहीं नजर आ रहा। सो कस्टमर क्या चाहता है कि हमें अच्छी प्रोडक्ट मिले लेकिन चीप मिले। तो फर्म्स को ये कंटिन्यूसली चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। फर्म्स को कंटिन्यूसली चैलेंज वो फेस कर रही हैं कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ देयर गुड्स, हाउ टू कम अप विद चीप गुड्स, हाउ टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ जो कि people हैं those are producing those products and how to minimize the cost जो कि overhead cost है उनकी to produce a cheap version of the product in order to compete effectively with the other producers. Yet there are relatively few opportunities for producing completely standardized products. अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि जैसा टीवी आप पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं वैसे टीवी आपको दूसरे कंट्रीज़ में यूज़ होते नज़र आए। वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द गुड्स बहुत हो चुकी है। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स वहाँ अब नहीं चल रही। कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही हैं प्रोडक्ट्स ऑन साइज, ऑन करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, फंक्शंस, सो अदर डिज़ाइन एंड कंट्री की वो जो यूज़ कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देखते हुए भी प्रोडक्ट्स को अडेप्टेशन लेकर आ रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि मेनी फर्म्स नाउ एम्प्लॉय अ न्यू स्ट्रेटजी कॉल्ड ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट ऑन वन कंट्री, वो ग्लोबली देख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट को डेवलप की जाए। ग्लोबल जो प्रोडक्ट्स हैं, इन ग्लोबल प्रोडक्ट्स अ पोर्शन ऑफ द फाइनल डिजाइन इज स्टैंडर्डाइज्ड, जो कि फाइनल डिजाइन का एक कुछ पार्ट है वो स्टैंडर्डाइज होगा। हाउएवर the design retains some flexibility so that the end product can be tailored to the needs of individual markets. उसको ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है, उसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको ऐसे असेंबल किया जा रहा है कि फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री अगर डिफरेंसेस हैं, यूज़ कंडीशन, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर के डिफरेंसेस हैं तो उसमें चेंजिंग्स वो कंपनीज लेकर आ सकें। इस तरह उसको वो बना रहे हैं, इस फ्लेक्सिबिलिटी से वो बना रहे हैं, इतनी उसमें गैप रख रहे हैं कि वो उसमें चेंजिंग्स लेकर आ सके। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन 1990 वाज मॉड्यूलरिटी। 1990 में जो कि एक बहुत फेमस स्ट्रेटजीज थी प्रोडक्ट अडेप्टेशन की, वो मॉड्यूलरिटी थी। अब मॉड्यूलरिटी क्या थी कि दिस प्रोसेस जो कि मॉड्यूलरिटी का था ये इन्वॉल्व करता था डेवलपमेंट ऑफ standard modules that can easily be connected with other standard modules to increase the variety of products. ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में थी, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स वो मॉड्यूल बनाते थे, स्टैंडर्ड होते थे वो, लेकिन वो डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलकर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कर देते थे। वो ऐसे थे कि आप ऐसा समझ सकते हैं उसको कि ये चंक्स थे डिफरेंट। अब वो चंक्स को ऑर्गेनाइज डिफरेंट तरीके से किया जा सकता था टू ब्रिंग द चेंज। अब इसके एक जो एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, इस एग्जांपल रिलेटेड टू जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स जो कि यूके की ऑटोमोबाइल फर्म है, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है जिसके अंडर बहुत सारी ब्रांड्स आते हैं। शेवरले इनका ब्रांड है, इसी तरह और भी बहुत सारे ब्रांड इस जनरल मोटर ओन करती है। इसने एस्टेब्लिश किया मॉड्यूलर प्रोडक्ट आर्किटेक्चर फॉर ऑल इट्स ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट्स। अब फ्यूचर जो GM कार्स थी वो विल बी डिजाइन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम 70 डिफरेंट बॉडी मॉड्यूल्स एंड अबाउट 100 मेजर मैकेनिकल कंपोनेंट्स सच एज इंजन्स, पावर ट्रेन्स एंड सस्पेंशन सिस्टम। सो एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए थे, डिफरेंट मॉड्यूल्स आ गए थे, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन्स बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स के कॉम्बिनेशंस के ये बना सकते हैं और उन्होंने डेवलप किया। अब दिस मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच ये स्पेशली
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, वहाँ पे बहुत यूज़ की जाती है। एग्जांपल इसके यूएस एंड यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स की है, जो कि इंक्रीजिंगली वर्ल्ड कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हैं टू कम्बैट ग्रोइंग जापानीज competitiveness। अब ये इनको बहुत कंपटीशन है फ्रॉम कार्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जापान के, लाइक Mitsubishi, like Toyota, like Honda, Suzuki, इन ब्रांड्स की वजह से यूएसए के ब्रांड्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन ये मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच इज वन वे टू टैकल द थ्रेट ऑफ दीज जापानीज ब्रांड्स। फोर्ड ने क्या किया कि फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया वन ऑफ इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कार ड्यूरिंग 1981 विद द हेल्प ऑफ दिस एफर्ट, जो कि फोर्ड एस्कॉर्ट के नाम से थी मॉडल, और साइमल्टेनियसली ये असेंबल की गई यूनाइटेड स्टेट्स में और यूके में, जर्मनी में, फ्रॉम पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन 10 कंट्रीज। अब ब्रांड एक ही था लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस ये हर कंट्री में लेकर आए, लेकिन साइमल्टेनियसली उसको प्रोड्यूस किया और इजी टू मैन्युफैक्चर भी थी, कॉस्ट इफेक्टिव भी थी। रीज़न क्या था कि मॉड्यूलरिटी का ये इन्होंने मॉड्यूलराइज्ड उन्होंने यूज़ की अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। अब यूएसए असेंबल्ड एस्कॉर्ट कंटेंट पार्ट जो कि जापान में बने थे, स्पेन में बने थे, ब्राज़ील में बने थे, ब्रिटेन में, इटली में, फ्रांस, मैक्सिको, ताइवान और वेस्ट जर्मनी में बने थे। अब यूरोपियन जो असेंबली प्लांट्स थे इन रिटर्न उन्होंने खरीदे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूएसए के प्लांट से। अब फोर्ड वाज एस्टिमेटेड टू हैव सेव्ड इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अमाउंटिंग टू हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज द डिजाइन स्टैंडर्डाइज्ड इंजन्स, ट्रांसमिशंस एंड अदर सिस्टम जो कि हीटिंग से, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड थे, व्हील्स से रिलेटेड थे एंड सीट से रिलेटेड थे। अब स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन थे ऑलमोस्ट जो कि उन्होंने सेल किए जर्मनी में, यूके में, ग्रेट ब्रिटेन में और यूएसए में। लेकिन क्या था कि वो मॉड्यूलरिटी अप्रोच थी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस वो लेकर आए थे। अब यूएसए एंड यूरोपियन जो एस्कॉर्ट थी स्टिल डिफरेंट कार थी, जो यूके की थी वो डिफरेंट थी, जर्मनी की डिफरेंट थी और यूएसए की डिफरेंट थी, बट स्टैंडर्डाइज्ड उन्होंने वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था टू दैट डिफरेंट एस्कॉर्ट्स। उसमें जो मॉड्यूल्स यूज हुए जस्ट वो ऊपर नीचे उसको चेंज किया गया, बाकी सब चीजें सेम थी। अब फोर्ड ने ग्लोबल कार एक प्रोड्यूस की, फोर्ड्स ग्लोबल कार जो थी मोंडियो, ये इसको कॉन्टूर का नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। ये लॉन्च इन्होंने की 1993 में यूरोप में एंड 1994 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च की। एंड फोर्ड जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सिग्निफिकेंटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 700,000 कार्स, जो कि एक ईयर में 7 लाख उन्होंने कहा कि हम कार प्रोड्यूस करेंगे एक साल में। और इसका ये होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस करने से हमारी कार की प्राइसेस कम होगी। आल्दो कि उनकी सेल्स यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा थी। मोंडियो जो कि यूएस में थी, मॉडल्स उसके से वो उन्होंने बहुत अच्छा नहीं प्ले किया, उनका सेल्स बहुत अच्छी नहीं थी। और क्यों अच्छी नहीं थी? बिकॉज दोज कार्स वर थोड़ी सी एक्सपेंसिव कंसिडर कर रहा था कंज्यूमर, और इसलिए वो उसकी इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हो सकी। फॉर इट्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ल्ड कार्स, फोर्ड ने क्या किया? फोर्ड ने मॉडिफाई की स्ट्रेटजी। इंस्टेड ऑफ trying to build like models in multiple markets, उन्होंने सिमिलर मॉडल्स डिफरेंट मार्केट्स में लॉन्च करने के बजाय उन्होंने ये किया कि कंपनी मूव हुई टुवर्ड्स बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कार्स ऑन एग्जैक्टली द सेम चेसिस, जो कि अंडरपिनिंग्स होती है कार के नीचे होती है। दस इसका फायदा ये था कि ये अलाउ करेगी ग्रेटर वैरायटी ऑफ कार मॉडल्स while still saving on critical components such as drive trains and transmissions। अब उन्होंने कहा कि हम instead of selling just one type of car all over the world, हम कार्स में चेंजिंग्स लेकर आएंगे, हम उसको मॉडिफाई करेंगे फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लेकिन मॉडिफाई कैसे करेंगे कि चेसिस तो सेम होगी लेकिन थोड़े थोड़े से हम डिफरेंस लेकर आएंगे, साथ ही अडेप्टेशन भी हो जाएगी और हम बहुत सारी चीज़ों को सेम भी रखेंगे। In accordance with its new strategy जो फोर्ड ने अडॉप्ट की, फोर्ड launched a new Escort as parts of its 1999 model range with distinct European and US version। अब उन्होंने जो 1999 में लॉन्च किया मॉडल वो यूरोपियन के लिए डिफरेंट था और यूएसए के लिए डिफरेंट था।
अब ironically क्या हुआ कि just as Ford was seeking common designs for markets, some Japanese car companies were moving into opposite direction. Ford की कोशिश ये थी कि कॉमन डिजाइन लेकर आए मार्केट में, जापानीज कार्स वो थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ आ रही थी. होंडा हैज स्टेडीली एडेड टू इट्स डेवलपमेंट एंड डिजाइन फंक्शंस इन नॉर्थ अमेरिका. होंडा ने बहुत सारी डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन फंक्शन को अपने नॉर्थ मार्केट अमेरिका की मार्केट में उसने ऐड किया. अब टोयोटा ने लॉन्च की इट्स पॉपुलर कैमरी इन 1991 जो कि 3 इंच वाइडर थी देन इट्स जापानीज वर्जन, थोड़ी सी खुली थी. देन जो कि कैमरी वाज इंटेंडेड टू बी बेटर एबल टू चैलेंज द स्टैंडर्ड नॉर्थ अमेरिकन सीडान्स ऑफ फोर्ड एंड जनरल मोटर्स. Toyota also developed a new large pickup truck that was unsuitable for Japanese much narrower roads. उन्होंने US के लिए जो लॉन्च किया बड़े पिकअप ट्रक्स जो कि US के एनवायरनमेंट, US के कस्टमर्स के प्रेफरेंस मैच भी करते थे, उन्होंने US के लिए उन्हें लॉन्च किए. अब फोर्ड को ये चैलेंज हो गया. अब चैलेंज क्या था कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर जो कि यूएसए के थे कि ये सिमिलर चैलेंजेस थे जो कि बाकी कंज्यूमर मैन्युफैक्चर गुड्स एंड बड़े इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चर फेस कर रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. कॉस्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा था. अब कॉस्ट प्रेशर ने क्या किया, इट फोर्स देम टू स्टैंडर्डाइज, वाइल मार्केट प्रेशर क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि आप कस्टमाइज करें प्रोडक्ट्स को. सो ये दोनों साइड से एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर थे कि कॉस्ट प्रेशर की वजह से वो स्टैंडर्डाइज करने पर मजबूर थे, लेकिन कस्टमर फोर्स कर रहा था कि आप हमें स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन नहीं चाहिए, हमें तो डिफरेंट वर्जन्स चाहिए फॉर आवर नीड सेटिस्फेक्शन. So the conceptually companies can gain from increasing the standardized components in their products while maintaining the ability to customize the product at the end for each market segment. अब conceptually तो ये possible था कि ये स्टैंडर्डाइज वर्जन के साथ कंपोनेंट्स के साथ अपनी कॉस्ट को मेंटेन करें एंड उसको मॉड्यूलरिटी की हेल्प के साथ वो थोड़ी बहुत अडेप्टेशन भी लेकर आए टू हेल्प द प्रोडक्ट गेट प्रेफर्ड as compared to competitors' product in several markets. Most जो international firms हैं, they must take advantage of economies of scale on the standard portion or core of their products. उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुछ चीज़ें वो सेम रख सकते हैं लाइक चेसिस वगैरह और कंपोनेंट्स जो कि इंजन के अंदर होते हैं, जो हुड के नीचे होते हैं, उनको तो स्टैंडर्डाइज रखा जा सकता है. अब डिफरेंट फर्म्स अचीव डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बट रेयरली इज अ फर्म एबल टू स्टैंडर्डाइज इट्स प्रोडक्ट 100%. अब आप ये तो कर सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन ला सकें, कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज कर सकें, लाइक द मटेरियल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज किए जा सकते हैं, जो डैशबोर्ड है उसकी बहुत सारी थिंग्स को स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है. लेकिन 100% स्टैंडर्डाइजेशन जैसे कि जापान में गुड्स हैं वैसी गुड्स यूएसए में वैसी गुड्स आप डिज़ाइंस और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें यूरोप में, दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है. लेकिन थोड़ी बहुत आपको अडेप्टेशन भी लानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने डिजाइंस के अंदर. फॉर वन कंपनी इवन मूविंग फ्रॉम ग्लोबल कोर रिप्रेजेंटिंग 15% of total product to 20% of total product may result in considerable cost improvement and represent the maximum level of standardization desirable. For another firm, the core may have to be present 80% of the total product to achieve the same effect. These levels depend on characteristics of the market that द कंपनी और इंडस्ट्री फेसेस. आपको अब देखना है कि आपकी कोर कौन सी है जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है. समटाइम्स कुछ कंपनीज में जो कोर प्रोडक्ट है, कोर जो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट कुड बी 15% ऑफ द होल प्रोडक्ट एंड सम मार्केट्स में दैट कुड बी 80% ऑफ द होल प्रोडक्ट. जितना कोर जो है वो कम होता जाएगा उतनी आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी. बहुत सारी फर्म्स वो डेवलप कर रही हैं न्यू प्रोडक्ट्स विद ग्लोबल मार्केट्स इन देयर माइंड नाउ. वो सिर्फ किसी एक लोकल रीजन को कंसिडर करके प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप कर रही, वो ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज को कंसिडर करके वो डेवलप कर रही है प्रोडक्ट. अब दीज ग्लोबल प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन कोर्स एंड डेरिवेटिव्स. जो द प्रोडक्ट कोर माइट बी द सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इन ऑल रीजन्स. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कोर है किसी प्रोडक्ट की वो आप सेम रख सकते हैं
बट डेरिवेटिव्स जो हैं थोड़ी बहुत पेरिफेरल थिंग्स हैं, उनको आप चेंजिंग्स ला सकते हैं, उस पर चेंजिंग्स आप कर सकते हैं. एक एक्सटेंडेड कोर माइट अप्लाई फॉर ईच रीजन बट डिफर अक्रॉस रीजन. एक रीजन पे तो वो कोर आपकी मे बी सेम हो, बट रीजन टू रीजन वो वेरी भी कर सकती है. ईच रीजन माइट लॉन्च प्रोडक्ट डेरिवेटिव स्पेसिफिक टू द रीजनल कंडीशंस. This core strategy allows for maximizing the appeal of different configurations while maintaining a stable product base and thus reducing basic development cost. अब cost जो बढ़ रही है with adaptation वो आप reduce कर सकते हैं जब उसकी core को आप same रखेंगे. The shift from local to global development requires that company consider the unique or special concerns for major markets from outset, rather than later attempting to make various adaptations to the initial model. Calculate करें, find करें what sort of differences are there, then develop your product instead of first developing your product then आप find करें कि क्या differences हैं. It would be costly thing. Early introduction of global consideration not only ensures that the product will achieve wide acceptance but also makes it possible to maximize the commonality of models to achieve economies in component manufacturing. A global product जो है, एक global product then is not identical in all countries. वो हर country में same नहीं होगी. Some countries में वो उनकी course तो same होगी लेकिन peripheral things वो differ करती रहेंगी उसकी. Instead, global product is engineered from the outset with the goal of maximizing the percentage of identical components, design and parts to point where local needs can be met with a minimum addition to cost, tooling, engineering and development. अब global product क्या है, जहाँ पे number of same components वो ज़्यादा होंगे और वहाँ पे अडेप्टेशन भी होगी, लेकिन अडेप्टेशन जितनी कम हो सके. उस एक थ्रेशोल्ड लेवल है, उस थ्रेशोल्ड लेवल को आपने मीट करना है. अगर उससे ज़्यादा आपने स्टैंडर्डाइजेशन कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. जितनी मैक्सिमम स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है वो लेवल को आपने मेंटेन करना है और उसके बाद आपने adaptation जहाँ पे करनी है वहाँ पे करेंगे. So global product is today's strategy to meet the cost pressures, today's strategy to meet the rising cost of producing any good and price increasing factors को, or to deal with the competition from various regions like Japan, China और यूरोपियन कंट्रीज़ की मैन्युफैक्चरर्स को डील करने के लिए या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को डील करने के लिए आज ये ग्लोबल प्रोडक्ट का फिनोमेना इज़ वन मेजर टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. बिफोर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर, लेट्स सी के हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया. हम उसकी समरी देख लेते हैं. हमने आज के लेक्चर में न्यू प्रोडक्ट्स की इंट्रोडक्शन को किसी भी कंट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू फॉरेन मार्केट्स को उसको डिस्कस किया, जिस पे हमने कहा कि 3 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. एक तो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी जिसमें आपने ये करना है कि आप सेम अप्रोच अडॉप्ट करते हैं अपनी कंट्री में जो आपकी है फॉर लॉन्चिंग प्रोडक्ट इनटू एनी अदर कंट्री, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते प्रोडक्ट में. देन अडेप्टेशन की पॉलिसी हमने डिस्कस की जिसमें आपने चेंजिंग्स लेकर आनी है प्रोडक्ट में, उसके प्रमोशन में और डिफरेंट उसके बेस्ड ऑन कल्चर फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप चेंजिंग्स लेकर आते हैं. देन इन्वेंशन स्ट्रेटजी जिसमें आपने बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट और न्यू पोजीशनिंग उसकी क्रिएट करनी होती है. हमने ये डिस्कस की. हमने 5 ऑप्शंस की डिस्कशन की. 5 ऑप्शंस में हमने पहले ऑप्शन प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन की बात की कि जैसा होम कंट्री में आपकी प्रोडक्ट होगी वैसी ही प्रोडक्ट आपने बाकी कंट्रीज में लॉन्च करनी है. एंड कम्युनिकेशन भी उसकी सेम होगी या उसकी प्रमोशन, उसकी पोजीशनिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट, उसकी पब्लिसिटी, उसकी पब्लिक रिलेशंस, एवरीथिंग वो सेम होगी. कुड बी पैकेजिंग भी उसकी सेम हो. सो पोजीशनिंग भी सेम और प्रोडक्ट भी सेम होगी. इसका ये फ़ायदा होगा कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी, आप प्राइसेस को कम कर सकते हैं और मार्जिन्स अपने अर्निंग के इंक्रीज कर सकते हैं. दूसरी स्ट्रेटजी हमने, दूसरा ऑप्शन हमने जो था हमारे साथ वो प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एडेप्टेशन की बात की थी हमने कि प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द रीजन, ऑल कंट्रीज जिसमें आप सेल कर रहे होंगे वो सेम होगा. क्या अडेप्ट करना है आपको, दैट इज़ कम्युनिकेशन. आपको कम्युनिकेशन में अडेप्टेशन लानी है, उसमें चेंजिंग्स लेकर आनी है, आप उसमें वेरिएशंस लेकर आएंगे, यानी कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में उसकी चेंज करेंगे यूज कंडीशन को देखते हुए, या आप उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कल्चरल प्रेफरेंसेस, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्री को देखते हुए आप चेंज करेंगे. इसमें भी कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बिल्कुल मिनिमम होगी क्योंकि कम्युनिकेशन की
इतने ज़्यादा नहीं होते, एक्सपेंस कम्युनिकेशन की कॉस्ट मिनिमम ही होती है। ऑप्शन 3 जो है प्रोडक्ट अडेप्टेशन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन की है कि आप प्रोडक्ट में चेंजिंग्स लेकर आए लेकिन उसकी पोजीशनिंग ऑल ओवर द रीजन या ऑल ओवर द कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज में आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है वो सेम हो, यानी कि पोजीशनिंग सेम होगी, कम्युनिकेशन सेम होगी, कम्युनिकेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी लेकिन प्रोडक्ट में चेंजिंग्स आप लेकर आएंगे। यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज करेगी क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन अब नहीं रही, यहाँ पे अडेप्टेशन आ गई है। आप अडेप्टेशन इज ऑलवेज एक्सपेंसिव थिंग। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास था दैट वाज प्रोडक्ट अडेप्टेशन एंड कम्युनिकेशन अडेप्टेशन। यहाँ पे यह कि प्रोडक्ट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और उसकी कम्युनिकेशन में भी आप चेंज लेकर आएंगे। दिस इज एक्सपेंसिव स्ट्रेटजी। यहाँ पे कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा बल्कि डी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड भी इंक्रीज होगी और कम्युनिकेटिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम भी इंक्रीज होगा। सो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन जाएगी ये आपकी, जो कि कस्टमर के लिए मे बी इट वुड बी डिफिकल्ट to afford. Then fifth option was product invention. यहाँ पे यह है कि आपको न्यू प्रोडक्ट लेकर आनी है। अगर बहुत कम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो सिंपल वर्जन उसके लॉन्च करने हैं, या आपको टोटली सब्सटेंशियली चीपर प्रोडक्ट्स जो कि उसको अवेलेबल कराना है तो आप उसकी चेंजिंग्स लेकर आएंगे। देन हम डेवलपिंग अ ग्लोबल प्रोडक्ट की बात की थी। हमने कहा था ग्लोबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है कि a portion of the final design is standardized। उसमें ये होगा कि कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होगी, कुछ अडेप्टेशन होगी, कोर ऑफ द प्रोडक्ट वो सेम रहेगा लेकिन पेरिफेरल थिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। इसमें हमने मॉड्यूलरिटी के प्रोसेस को डिस्कस किया कि इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स दैट कैन इजीली बी कनेक्टेड विद अदर स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स टू bring necessary changing in the product या variety in the product। लेकिन मॉड्यूल सेम रहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने डिफरेंट जब अरेंजमेंट उसकी चेंज करनी है, आपने कोशिश ये करना है कि आपने एक थ्रेशोल्ड लेवल फाइंड करना है जहाँ पे आप स्टैंडर्डाइजेशन किसी कंट्री में कर सकते हैं और देन उसके बाद अडेप्टेशन जो कि मिनिमम होनी चाहिए वो आपको कोशिश करनी है आप इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन में। आज के लेक्चर जो कि पार्ट ए था डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स, उसको हमने स्टडी किया, उसको हमने कवर किया। सेकंड लेक्चर जो इसी पार्ट का, इसी चैप्टर का डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर किया जाएगा और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।